चलिए आइए, तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 14 किया जाए। तो आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है। ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़े थे भारत में, तो अकालों के कारण क्या थे? अकालों की तीव्रता बढ़ गई थी भारत में। तो ब्रिटिश काल के आर्थिक नीतियों के कारण यह अकालों की तीव्रता बढ़ी थी। तो कुछ अकाल और उनसे संबंधित कुछ आयोग गठित किए गए थे उन अकालों के आने की कारणों की जांच करने की, या उनके लिए जो कुछ किया जा सकता है उस संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए। तो सूची 1 में आपके अकाल हैं, और इस सूची 1 के जो अकाल हैं उसमें 1860-61 दिल्ली और आगरा में अकाल पड़ा था। दिल्ली आगरा अकाल 1960-61 का। सुनील मिश्रा जी नमस्ते। तो 1860-61 का अकाल आगरा में पड़ा था। 1866 में उड़ीसा का अकाल, हालांकि अकाल दक्षिण भारत मद्रास में भी था, बंगाल में भी था, बिहार में भी था, लेकिन ज़्यादा तीव्रता जहाँ देखने को मिली थी वो उड़ीसा में मिली थी, इसीलिए इसे उड़ीसा अकाल बोला जाता है। 1876-78 का अकाल और 1896-97 का अकाल। इन अकालों के बाद जो आयोग या समितियां गठित की गई वो सूची 2 में है, तो इन्हें सम्मिलित कर दें। तो इन अकालों को सम्मिलित करें। अकालों के कारण जो हैं वो ब्रिटिश कालीन जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें निहित हैं। कृषक किसान जो है वो परेशान है, उनकी कर की दर बढ़ा दी गई थी, साथ में जो सिंचाई आदि की व्यवस्था की गई वो उन्हीं बागानों के लिए किए गए या उन्हीं उत्पादों के लिए की गई जिनका निर्यात किया जाता था। तो भू निर्धारण नीतियाँ, जो भूकर नीतियाँ थीं वो भी थीं, जो भू अधिकार संबंधी नीतियाँ थीं वो भी इसका कारण थीं। हस्तशिल्प का जो समाप्त किया गया था वो भी इसका कारण है। ब्रिटिश काल तक 1858 तक जो कंपनी का काल है उस संदर्भ में अकाल संबंधी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कंपनी सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया जाता था। 1860-61 में पहली बार जो दिल्ली आगरा अकाल पड़ा तो स्मिथ समिति नहीं थी बल्कि एक ही व्यक्ति थे, इसमें स्मिथ को जांच के लिए और राहत कार्य संबंधी रिपोर्ट के लिए कहा गया था। 1866 का जो उड़ीसा अकाल है, इसके बाद जॉर्ज कैम्पबेल के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। और 1876-78 का अकाल जो कि लिटन के समय पड़ा था, लिटन ने स्ट्रेची आयोग का गठन किया। इस आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी अकालों के संदर्भ में, जो कि आगे भी वह रिपोर्ट कार्य करती रही। 1896-97 का जो अकाल पड़ा था यह महान अकाल बोला जाता है इसे, यह महान अकाल, और सर्वाधिक तीव्रता इसकी जो थी वो मध्य प्रांत में थी। तो महान अकाल अगर किसे कहा जाता है, एक आपसे अलग से प्रश्न पूछा जाता है, शायद होगा। तो जेम्स लायल आयोग का गठन किया गया। फिर 1899-1900 में भी एक अकाल पड़ा था, और इस समय कर्जन गवर्नर जनरल थे। तो कर्जन ने मैकडोनाल्ड आयोग 1901 में मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया था। ठीक, तो ये आपके आयोग हैं। अब इनमें से ABCD में से मिला लें जो हो। ठीक, आगे चलें। महाराणा प्रताप ने अकबर द्वारा मनाने के लिए भेजे किस दूत से मिलने से महाराणा प्रताप ने अकबर द्वारा मनाने के लिए, किसे मनाने के लिए, महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजे किस दूत से मिलने से इनकार कर दिया था? उदय सिंह,
मेवाड़ के जो शासक हैं उदय सिंह के बाद उदय सिंह का जब निधन होता है 1572 में, तो महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। 1597 तक महाराणा प्रताप शासक रहे, फिर अमर सिंह शासक बनते हैं, फिर उनके पुत्र करण सिंह। तो इस समय अकबर के समय 1572 में महाराणा प्रताप शासक बनते हैं मेवाड़ के, और मेवाड़ ही ऐसा एक राजपूत राज्य है जिसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। तो अकबर ने अनेक प्रयास किया। 1567 में उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया, फिर 1576 हल्दी घाटी युद्ध हुआ। उसके बाद भी लगातार अभियान मेवाड़ के प्रति भेजे जाते रहे मुगल दरबार की तरफ से। तो लेकिन 1576 हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके पहले महाराणा प्रताप को मनाने का प्रयास अकबर द्वारा किया गया। उसने कुछ इन सब लोगों को 1573 में जलाल खां को उसने भेजा था। फिर जलाल खां के बाद मान सिंह को भेजा 1574 में। मान सिंह के बाद भगवान सिंह को भेजा 1574 में ही। फिर टोडरमल को 1574 में ही भेजा। लेकिन इसमें मान सिंह से मिलने से उसने इनकार कर दिया था। महाराणा प्रताप ने मान सिंह से मिलने से इनकार कर दिया था। भगवान सिंह उसके लिए वस्त्र आदि जो ले गए थे मुगल दरबार की तरफ से, उसको उन्होंने भगवान सिंह से वो मिला था, इनके पिता हैं, और उनसे वो चीज़ें उसने स्वीकार भी की थी, लेकिन मान सिंह से वो नहीं मिला था, मिलने से इनकार कर दिए थे। ठीक, आगे चलें। निम्न में से किस राजपूत राज्य ने अकबर के समक्ष स्वेच्छा से समर्पण नहीं किया था? राजपूत, शुभम जी गुड इवनिंग। राजपूत जो राज्य हैं, तो राजपूत राज्यों में जो अकबर की राजपूत नीति है बहुत ही उदार नीति है, और अकबर का उद्देश्य यह है कि राजपूत राजाओं को अपना सहयोगी बना लें। उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए अकबर उन्हें अपना सहयोगी बनाने की रणनीति अपनाता है। और सबसे पहले आमेर के राजा बिहारीमल या बहारमल 1562 में जब वह मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पे जा रहा था, तभी बीच में इन्होंने इनसे मुलाकात की थी और अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह अकबर से करने की इच्छा व्यक्त की थी। अकबर ने वह विवाह किया भी, और वही मरियम उजमानी है और शहजादा सलीम की माँ है। तो आमेर तो है पहले, सबसे पहले समर्पण करने वाला। समर्पण क्या? सबसे पहले स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला है। जैसलमेर और बीकानेर अकबर ने 1570 में 1570 में एक दरबार किया था। 1570 दरबार, नागौर में एक दरबार किया था, और इस दरबार में अनेक राजपूत राजा आकर स्वेच्छा से समर्पण किए, जिसमें बीकानेर के राव कल्याणमल, जैसलमेर के हरराय, ये भी समर्पण करते हैं। लेकिन यह जो रणथंभौर है 1568 में रणथंभौर को जीता गया। रणथंभौर ने स्वेच्छा से समर्पण नहीं किया गया था, बल्कि रणथंभौर पर आक्रमण किया गया, और रणथंभौर उसके बाद इसने समर्पण किया। तो आपका आमेर, जैसलमेर, बीकानेर और मारवाड़, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी स्वेच्छा से समर्पण करते हैं। यानी ये और ये जो है इस प्रश्न का आंसर डी है। सॉरी, ये नहीं स्वेच्छा से, ये ए बी सी और मारवाड़, ए बी सी और मारवाड़ स्वेच्छा से समर्पण करते हैं, लेकिन रणथंभौर स्वेच्छा से समर्पण नहीं करता है। ठीक, और साथ में मेवाड़ है। मेवाड़ ने तो कभी नहीं किया, ये तो पराजित हुए, पराजित होने के बाद समर्पण किए, लेकिन मेवाड़ अकबर के अधीन नहीं रहा, अकबर को समर्पण नहीं किया। जहांगीर को श्रेय है मेवाड़ को मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कराने की। अकबर के समय यह काम नहीं हो पाया था। जहांगीर ने किस 2 दिन पशु वध का निषेध किया था? जहांगीर ने किस 2 दिन पशु वध का, चौथे का आंसर समय जी नमस्ते,
जहांगीर 2 दिन पशुवध का निषेध किया था। वो दिन 2 दिन कौन कौन से दिन है? पशुवध का निषेध उसने किया था, और वो 2 दिन कौन से दिन है? चौथे का आंसर बी, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। बृहस्पतिवार और शुक्रवार, एक आंसर तो सही है इसमें। रविवार और बृहस्पतिवार को, दरअसल रविवार का जो दिन है यह अकबर का जन्मदिन है, अकबर का जन्मदिन है। और बृहस्पतिवार जो है, इस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। तो ये अलग से थोड़े से क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है, जहांगीर का राज्याभिषेक किस दिन हुआ था, या फिर अकबर का जन्मदिन किस दिन था। तो वो कहता है कि इस दिन अकबर का जन्मदिन था और इस दिन हमारा राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए इन 2 दिनों में पशु हत्या निषेध है। आगे वह यह भी कहता है कि रविवार को अकबर पवित्र दिन मानता था, इसलिए रविवार को सम्मान का दिन माना जाना चाहिए। तो रविवार को अकबर पवित्र दिन मानते हैं, इसलिए ये भी कहता है कि रविवार को सम्मान का दिन माना जाना चाहिए। ये सारी बातें उसने राज्याभिषेक के बाद जो 12 आइन घोषित की गई थी उसके द्वारा, उसमें ये बातें कही गई थी। निम्न में से कौन अपने राज्यारोहण पर कैदियों को मुक्त किया था? कौन अपने राज्यारोहण पर कैदियों को मुक्त किया था? 5, अपने राज्यारोहण पर कैदियों को मुक्त करने वाला शासक कौन है? अपने राज्यारोहण पर विभिन्न सुल्तान या बादशाह लोगों को या अपने सैनिकों को उपहार वगैरह या वेतन वगैरह उन्हें देते हैं, लेकिन यहाँ ये शासक जो हैं जहांगीर, ये अपने कैदियों को भी, ये बिल्कुल सही आंसर, जहांगीर ने जो इन्होंने राज्याभिषेक के बाद 12 जो इन्होंने अध्यादेश जारी किया था, राज्याभिषेक के बाद इसने 12 अध्यादेश जारी किया, जिसमें अनेक बातें कही गई। जैसे कहा गया कि अधिकारियों द्वारा कृषकों की ज़मीन पर कब्जा न किया जाए, उन्हें प्रताड़ित न किया जाए, किसी के घर पर कोई कब्जा न करे। ऐसे ही 2 दिन जो पशु हत्या निषेध है, ये साथ में ये भी कहा गया कि नगरों में अस्पताल बनवाए जाएं और वहाँ चिकित्सकों की नियुक्ति हो। तमगा और बाहरी इस तरह के करों को इसने माफ़ कर दिया था, ठीक। और ये कहा था कि जहाँ राहों में राहजनी होती है, वहाँ के सूबेदारों से या ज़मींदारों से ये कहा था कि यहाँ लोगों को बसाया जाए और कुएँ आदि, सराय कुएँ आदि भी बनवाए जाए। उसी में कहा कि कैदियों को मुक्त भी किया जाए। तो ये सारे 12 अध्यादेश जहांगीर द्वारा राज्याभिषेक के बाद जारी किए गए थे, ठीक। जहांगीर के समय मेवाड़ का शासक कौन था? जहांगीर के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ को हम लोगों ने देखा ही कि अकबर के समय मेवाड़ क्या था, वह नहीं जीता जा सका था। आक्रमण तो लगातार हुए मेवाड़ पर। 1567 में अकबर स्वयं था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसके पहले भी अभियान वहाँ किए गए। हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह ने नेतृत्व किया, मान सिंह और आसफ खां 2 लोग थे, लेकिन प्रधान सेनापति उसके मान सिंह ही थे। उसमें भी नहीं जीता जा सका, राणा भाग गया। लेकिन जहांगीर के समय मेवाड़ को समर्पण करना पड़ा। राणा महाराणा प्रताप का जो निधन है वो 1597 में हो गया। तो 1597 में जब इनका निधन हो गया, गोकुंडा राजधानी इन्होंने बनाई थी। उसके बाद अमर सिंह शासक बनते हैं
और ये अमर सिंह के पुत्र करण सिंह हैं। इन्हीं की सलाह पर जब इस समय भी खुर्रम यानी आगे चलकर ये शाहजहां बनता है, तो खुर्रम के नेतृत्व में एक सैन्य दल भेजा था जहांगीर ने। खुर्रम 1614 में इस समय खुर्रम ने क्या किया कि सभी जितने भी जगह थे चित्तौड़ वाले, मेवाड़ वाले, उन सबको नष्ट किया, फसलों आदि को नष्ट किया, चारों तरफ आतंक फैलाया। इसलिए राजकुमार करण ने यह सलाह दिया, यह सुझाव दिया कि समर्पण कर दिया जाए, मेवाड़ की जनता के हित में है। तो इनकी सलाह के आधार पर अमर सिंह और जहांगीर के बीच संधि हो गई 1615 में। 1615 में संधि हो गई। इस संधि में जहांगीर ने महाराणा का, अमर सिंह का सम्मान का बिल्कुल ध्यान रखा। अमर सिंह ने मुगल दरबार में जाने से इनकार कर दिया, उस बात पर जोर नहीं दिया गया। राजकुमार करण को मुगल दरबार में जाने दिया अमर सिंह ने, तो मुगल दरबार में राजकुमार कर्ण गए, अमर सिंह नहीं गए। 5000 की मनसब उन्हें दी गई, 5000 की जात और 5000 सवार का पद उन्हें दिया गया। साथ में जहांगीर के दाहिनी ओर बैठने का इनका स्थान निर्धारित किया गया। ऐसा अक्सर होता नहीं था कि बादशाह की दाहिनी ओर कोई राजवंश से या जो राजकुमार हैं या जो शाहजादे हैं उन्हें ही दाहिनी ओर का स्थान प्राप्त होता था, जैसे खुर्रम को प्राप्त था, अन्य किसी को प्राप्त नहीं होता था। लेकिन अपवाद स्वरूप राजकुमार कर्ण को यह स्थान प्रदान किया गया। नूरजहां और जहांगीर द्वारा अनेक उपहार कर्ण को दिए गए। तो 1615 में, और इसी समय खुर्रम ने यह अभियान किया था, तो जहांगीर ने इसे शाह की उपाधि दी। शाह की उपाधि इसी समय खुर्रम को मिला था। आगे चलें। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही सुनील जी बी। किसका? 6 का? अच्छा 6 का भी था। 6 का भी बिल्कुल सही आंसर था। 7 गुलाब से इत्र बनाना की खोज किसने की? 7B बिल्कुल सही आंसर, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ये हैं कौन? अस्मत बेगम नूरजहां की माँ है। नूरजहां की माँ है और गयास बेग की पत्नी है। गयास बेग की पत्नी है। और गयास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला की उपाधि गयास बेग को दी थी। ये नूरजहां के पिता हैं और नूरजहां की माँ अस्मत बेग है, इन्होंने ही। और ये जो है नूरजहां की लड़की है, नूरजहां की पुत्री है लाडली बेगम। साहिब जमाल भी जहांगीर की एक पत्नी है और इन्हीं से परवेज उत्पन्न हुआ था। जहांगीर के जो पुत्र हैं आपके खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहयार इतने जीवित थे। अन्य पुत्र भी थे, एक और पुत्र था जिसका निधन हो गया था, लेकिन इतने पुत्र जीवित बचे थे, जिसमें आपके खुर्रम हैं, पहले सबसे बड़े खुसरो हैं, खुर्रम हैं, परवेज हैं, शहयार हैं। शहयार ये मानबाई से उत्पन्न हुए थे। भगवान दास की पुत्री हैं। आमेर शासक खुर्रम ये मारवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री हैं। उदय सिंह की पुत्री से उत्पन्न हुए थे जोधाबाई या भानुमती जिनका नाम था, तो इनसे ये उत्पन्न हुए थे। परवेज जो है ये साहिब जमाल से उत्पन्न हुए हैं और शहयार एक रखाल से उत्पन्न हुए थे। ठीक।
इस लाडली बेगम का विवाह इसी शहयार से होता है। लाडली बेगम का विवाह नूरजहां ने इसी शहयार से कर दिया था। आगे चलें। किस विद्रोह के समय में जहांगीर ने कहा था, राजत्व तो पुत्र तथा जमाता किसी पर विचार नहीं करता, राजा का कोई संबंधी नहीं होता। जमाता मतलब दामाद। मुस्लिम धर्म में पुत्र के बाद अगर पुत्र नहीं है तो दामाद को उत्तराधिकार प्राप्त था। तो वह कहता है कि राजत्व तो पुत्र तथा जमाता किसी पर विचार नहीं करता, राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। यह बात उसने किस विद्रोह के समय कहा था? जहांगीर ने 8 का आंसर, किस विद्रोह के समय उसने कहा था कि राजत्व तो पुत्र तथा जमाता किसी पर विचार नहीं करता, राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। ये सभी विद्रोह जहांगीर के खुर्रम का विद्रोह, ये सभी विद्रोह जहांगीर के समय में ही हुए हैं। 8 का ए खुसरो के विद्रोह के समय बिल्कुल सही आंसर। 8 का ए समीर जी ने बिल्कुल सही आंसर। सुनील मिश्रा जी का भी बिल्कुल सही आंसर है। खुसरो के समय, खुसरो ने यह विद्रोह कब किया था? 1606 में। जहांगीर, दरअसल जहांगीर की कुछ यानी शाहजादा सलीम, पहले ये शाहजादा सलीम के रूप में थे शाहजादे काल में, तो इनकी कुछ ऐसी गतिविधियां थी कि अकबर इस बात पर विचार करने लगे थे कि खुसरो को उत्तराधिकारी बनाए। लेकिन विद्वानों ने यह सुझाव दिया था कि यह परंपरा चगताई तुर्कों की परंपरा नहीं है कि पिता के रहते हुए पुत्र राजा बने। हालांकि इसका उल्लंघन हुआ आगे चलकर जब औरंगजेब शासक बनता है, शाहजहां के जीवित होते ही वो शासक बनता है, तो वहाँ वो 1606 में इसने विद्रोह कर दिया। इनके मामा हैं, ये हैं कौन? खुसरो। खुसरो उत्पन्न हुए थे, आपने देखा ही कि मानबाई से। शाहबेग इनकी उपाधि थी, तो मानबाई से उत्पन्न हुए थे। और मानबाई बहन किसकी हैं? मान सिंह की बहन है, भगवान सिंह की पुत्री हैं। तो इसने विद्रोह कर दिया। हालांकि विद्रोह का शमन कर दिया गया। इसी विद्रोह के दौरान ये सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद, आर्थिक सहायता भी प्राप्त किया था। और फिर जो है वहाँ से यह आगे गया था। तो उसी समय जहांगीर का अर्जुन देव के साथ विरोध उत्पन्न हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक विद्रोही को शरण दिया था। तो यहाँ इनका विद्रोह का दमन कर दिया गया, फिर इन्हें कैद कर दिया गया। महाउत खां ने इनको अंधा बना दिया। महाउत खां विद्रोह का दमन किए तो इन्हें अंधा बना दिया। अंधा बना दिया। उसके बाद 1620 में जब खुर्रम दक्षिण का सूबेदार बना था, दक्षिण जा रहा था, तो इसने जहांगीर से यह आवेदन किया कि खुसरो को हमारे साथ जाने दिया जाए। तो खुसरो को साथ जाने दिया गया। और उसी समय 1622 में वहीं बुरहानपुर में खुसरो का निधन हो गया। और खुर्रम ने यह कहलवा दिया कि भाईजान के पेट में दर्द हुआ और निधन हो गया। तो खुर्रम ने इनकी हत्या करा दी दक्षिण ले जाके। तो इस तरह से बुरहानपुर में इनकी हत्या हुई। लेकिन जहांगीर ने क्या किया कि इनके शव को लाकर मानबाई जहाँ दफनाई गई थी, मानबाई आपके यहीं इलाहाबाद में खुसरो बाग में दफनाई गई थी। और यहीं पर बगल में इनको भी लाके दफना दिया गया। तो खुसरो और मानबाई दोनों का जो मकबरा है वो खुसरो बाग में है, खुल्लाबाद में, जिसे खुसरो बाग पार्क के नाम से जाना जाता है। मानबाई का निधन कैसे हुआ? मानबाई जहांगीर के जो कृत्य थे उससे दुखी हो गई थी। बार बार अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना। अकबर बहुत दिन तक शासक रहा, तो जहांगीर उतावले थे शासक बनने के लिए। तो इस संदर्भ में
इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इससे मानबाई बड़ी क्षुब्ध रहती थी और 1604 में वो अफीम खा के आगरा किले से कूद गई। तो 1604 में मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक। खुर्रम का विद्रोह कब हुआ था? खुर्रम का विद्रोह 3 साल तक चला, 1623 से 1626। दरअसल बादशाह जो मुगल दरबार है इस समय, बेनी प्रसाद एक गुट की बात करते हैं। हालांकि अनेक यूरोपियनों ने भी इस गुट की बात की है, टेरी ने भी इस गुट की बात की है, टॉमस रो भी इस गुट की बात करता है कि नूरजहां ने एक गुट का निर्माण किया था जिसमें आसफ खां उसका भाई, उसका पिता गयास बेग, उसकी माता अशमत बेग और वो थे। इस गुट में खुर्रम नहीं है और महावत खां नहीं है, जहांगीर नहीं है। जहांगीर किसी भी गुट में नहीं है। तो ये नूरजहां द्वारा एक गुट का निर्माण किया गया था। तो प्रारंभ में वो खुर्रम का समर्थन कर रही थी, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी शेर अफगान अली कुली बेग, जो उसका पहला पति है, उससे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी लाडली बेगम, उसका विवाह इसने जब शहयार से किया तो इसका झुकाव अब शहयार की ओर हो गया। और खुर्रम एक योग्य सेनापति था और वह नूरजहां के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता था। तो वो ये महसूस कर रही थी कि अगर खुर्रम बादशाह बनता है तो फिर हमारी कोई उपयोगिता शासन में नहीं रहेगी, इसलिए वो शहयार का समर्थन करने लगती है। इसी समय खुर्रम विद्रोह कर देते हैं। 1623 से 1626 इनका विद्रोह काल है और इस विद्रोह को दबाने का श्रेय महावत खां और परवेज को है। महावत खां और परवेज को इस विद्रोह को दबाने के लिए लगाया गया। तो महावत खां भी एक योग्य सेना नायक है जहांगीर के काल का। तो महावत खां और परवेज की जब घनिष्ठता बढ़ी तब नूरजहां को यह भी संदेह होने लगा कि महावत खां और परवेज अगर एक साथ मिल जाएंगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हम शहयार को शासक नहीं बना पाएंगे। इसलिए उसने महावत खां का विरोध करना शुरू किया। तो 1626 में महावत खां ने भी विद्रोह कर दिया और जहांगीर को कैद कर लिया। एक तरह से कश्मीर वो स्वास्थ्य लाभ के लिए गया था, तो वहीं से लौट रहा था तो उसे कैद कर लिया गया। हालांकि वह विद्रोह नूरजहां की चालाकी से ही उसका अंत हुआ। ठीक। जहांगीर उज्जैन के किस वेदांतविद से कई बार मिला था? वेदांत को वह तुसव्वुफ शास्त्र, तुसव्वुफ सिद्धांत कहता है। तुसव्वुफ यानी सूफी विचारधारा को कहा जाता है। तुसव्वुफ सिद्धांत कहता है। तो किससे मिला है? 9 नंबर, का आंसर जदरूप गोसाई मथुरा में रहते थे। कई बार इनसे जहांगीर मिला था। श्रीकांत को वो हिंदुओं का न्यायाधीश बनाया था, हिंदुओं का न्यायाधीश बनाया था। अनूप राय एक राजपूत था और इसने एक बार जहांगीर की एक चीता से रक्षा की थी। अनूप राय को सिद्धचंद एक जैन विद्वान है, इनका भी वो सम्मान करता है। तो इस प्रश्न का आंसर 9B जदरूप गोसाई। जहांगीर के जो धार्मिक विचार हैं उसमें वह विभिन्न धर्मों, मथुरा में वह अनेक बार, वृंदावन में अनेक बार उसने दान दिया था। वह हरिद्वार में वहाँ की भूमि को ब्राह्मणों को दान दिया था।
लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी कि उसने बराह प्रतिमा को हटवा दिया था कि ईश्वर इस रूप में कैसे हो सकते हैं। जैनियों से जब रुष्ट हुआ था तो उसने जैनियों पर प्रतिबंध लगाया था गुजरात में। पुर्तगालियों से रुष्ट हुआ तो लाहौर और आगरा के जो गिरजाघर हैं वो बंद कर दिए गए। 10 जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? 9 नंबर 10 नंबर। जहांगीर के काल में टॉमस रो भी आए हैं, फिंच भी आए हैं, विलियम फिंच और राल्फ फिंच जो है वो अकबर के काल में आए हैं, और विलियम फिंच जहांगीर के काल में आए हैं, और विलियम हाकिंस भी जहांगीर के काल में है, 1608 में आए, 11 तक है। ये टॉमस रो 1615 में आए और 1618 तक मुगल दरबार में है। फिंच, विलियम फिंच जो है, ये आप इन्हें विलियम फिंच समझें, तो विलियम फिंच ही ऐसा यात्री है जिसने अनारकली की घटना का विवरण दिया है। अनारकली यह जहांगीर की प्रेमिका थी ऐसा कहना है, लेकिन यह कहता है कि वास्तव में यह अकबर की पत्नी थी और जहांगीर के साथ इसके अनैतिक संबंध थे। तो फिंच इस बात को, लेकिन आधुनिक इतिहास ये कहते हैं कि ये बाजार की उड़ी हुई बातें थी, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि अनारकली इनकी जहांगीर की प्रेमिका हैं और इनका मकबरा उसने लाहौर में बनवाया। ठीक। कोयर्त, यह जो है इस प्रश्न का आंसर आपका विलियम हाकिंस है। यह तुर्की भी जानता है, फारसी भी जानता है, और इनसे जहांगीर से इसने अपना पहला परिचय तुर्की में दिया था, तुर्की भाषा में दिया था पहला परिचय, और इसे जहांगीर ने क्या किया था, 400 का मनसब प्रदान किया, 400 का मनसब दिया। आर्मनियाई एक लड़की से इसका विवाह करवाया। ठीक। कोयर्त जो है यह मुख्य रूप से यहाँ किताब लिखने के लिए, लेखन कार्य के लिए आया था, और साथ में इसकी एक अभिलाषा और थी, हाथी की सवारी करने की। इसकी एक अभिलाषा भारत में आकर हाथी की सवारी करने की थी। ठीक। तो कोयर्त, टॉमस रो के विषय में आप जानते ही हैं। टॉमस रो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुआ था, और इसी के साथ कौन आया था, टेरी आया था। टेरी भी इसी के साथ आया है, टॉमस रो के साथ ही, और वही बताता है कि जहांगीर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और जब वो जाती है तो उसकी पालकी को स्वयं कंधा देता है। ठीक। जहांगीर का मेहरू निशा से विवाह कब हुआ? जहांगीर का मेहरू निशा से विवाह, ये मेहरू निशा जो है यही नूर महल और फिर बाद में नूर जहां बनते हैं। तो ये 2 उपाधियां जहांगीर ने इन्हें नूर महल और नूर जहां की दी थी। तो इनसे विवाह इनका कब होता है? हाँ, अनारकली की दंत कथा। तो 11 नंबर, मेहरू निशा से विवाह कब हुआ जहांगीर का? मेहरू निशा जो है यही नूरजहां है, यही नूर महल है। मेहरू निशा के पिता का नाम आप जानते ही हैं। मेहरू निशा के पिता वही एतमादुद्दौला हैं
गियास बेग, जिनका नाम था इत्मादुद्दौला, जहांगीर ने उन्हें उपाधि दी थी। इनके भाई आशफ खां हैं, इनका एक भाई है आशफ खां। इनका पहले विवाह अली कुली बेग से हुआ था। अली कुली बेग से 1594 में इनका विवाह हुआ। 1594 में अली कुली बेग से इनका विवाह हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अली कुली बेग की बंगाल के गवर्नर ने हत्या कर दी। वहाँ एक जागीर इन्हें दी गई थी और इन्होंने उसके प्रति, कुतलुक के प्रति असम्मानजनक व्यवहार किया था, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद मेहरुनिसा को दरबार में लाया गया और सलीमा बेगम का इन्हें दासी बनाया गया। कुछ समय तक सलीमा बेगम का दासी बनाया गया। उसके बाद कहा जाता है कि 1611 में पहली बार इनको देखा किसने, जहांगीर ने, और यही 1611 में इनका जहांगीर से विवाह हो गया। कुछ लोगों का ये आरोप है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहले से ही जहांगीर का मेहरुनिसा से प्रेम था, लेकिन इसकी सगाई दरअसल अली कुली बेग से हो गई थी, इसलिए अकबर ने इस विवाह की अनुमति नहीं दी। बाद में अली कुली बेग को षड्यंत्र के तहत जहांगीर ने मरवाया, ऐसा मानना है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर 1611 है। अकबर ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? अकबर ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? बारह नंबर। अकबर ने लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की थी और लड़कों की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की थी। यह उम्र लड़कियों की है और यह उम्र लड़कों की है, लड़कों की। अकबर ने यह भी कहा था कि विवाह में माता पिता की सहमति के साथ वर वधू की भी सहमति चाहिए, यानी लड़के और लड़की की भी सहमति चाहिए, दोनों की सहमति की ये बात करता है। ठीक, 12 वर्ष जो है ये खतना की उम्र है। ठीक, आगे चलो। अकबर ने किसे अपने पुत्र मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था? मुराद का शिक्षक, यह जो थॉमस स्टीवंस हैं, पहले अंग्रेज यात्री हैं जो भारत आए। पहला अंग्रेज जो भारत आया 1579। राल्फ फिंच को आप देख ही चुके हैं। मॉन्सेरात, ये विल्डन हॉल भी 1599 में भारत आए। मानसोरात भी 1588 में भारत आया और इसके साथ 1580 में मुगल दरबार में यह जाता है। 1580 में पहला जो ईसाई मिशनरी जाती है, पहली अकबर के काल में 3 ईसाई मिशनरियाँ हैं, 1580, 1591, 1595। तो 1580 वाली जो है एक विवाह और उसमें है और उसी के साथ मानसोरैत है, इसी को शिक्षक मुराद का नियुक्त किया गया था। ठीक, दूसरी जो मिशनरी आई लॉटन के नेतृत्व में, और तीसरी जो 1595 वाली मिशनरी है वह जो है उसमें गोयज भी हैं। ठीक, कई लोग हैं उसमें। अकबर का रसोइया कौन था? अकबर का रसोइया कौन था? शालिवाहन, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा।
तो इसमें शालिवाहन जो है ये मनोचिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं। जब शाहजादा सलीम ने 1599 में विद्रोह किया, 1599 में शाहजादा सलीम विद्रोह करते हैं। जब इन्हें कहा जाता है कि आप मेवाड़ अभियान पे जाएं, तो ये मेवाड़ अभियान पे ना जाके इलाहाबाद चले आए। ठीक। और इस विद्रोह इन्हें समझाने बुझाने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था? अबुल फजल को भेजा और उसकी हत्या इन्होंने 1602 में करवा दी। फिर अबुल फजल अकबर का बहुत प्रिय था, इसलिए अकबर बहुत दुखी हुआ। तो बीच में सलीमा बेगम आकर इसे इलाहाबाद आकर इसे समझाती हैं। तत्पश्चात ये 1603 में आता है आगरा और वहाँ फिर जो है अकबर से क्षमा याचना करता है। फिर 1604 में इसे मेवाड़ अभियान पे जाने को कहा जाता है, लेकिन यह मेवाड़ न जाकर पुनः इलाहाबाद चला आता है। और बाद में जब इसकी दादी का निधन होता है तब यह पुनः जाता है। तभी अकबर ने अपने मनोचिकित्सक शालिवाहन से कहा कि इसका इलाज करो ढंग से, तो उसी ने इसका इलाज किया। हकीम हुकाम इसका आंसर है। मुल्ला दुप्याजा एक विद्वान है। ठीक, ये मुल्ला दुप्याजा, हकीम हुकाम ये इनके नवरत्नों में है। किसने अबुल फजल की हत्या की थी? अबुल फजल की हत्या पंद्रह नंबर, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? सलीम का विद्रोह, ध्यान रखिएगा, सलीम का विद्रोह 1599 में होता है पहली मत में। 15 का आंसर पंद्रह का बीर सिंह बुंदेला। बीर सिंह बुंदेला को इसने बीच में पावर कट की समस्या, तो बीर सिंह बुंदेला का इन्होंने, बीर सिंह बुंदेला के माध्यम से जब 1602 में वो अकबर जब भेजे थे इन्हें कि अब जाके ज़रा समझाइए, तो बीच में इन्होंने बीर सिंह बुंदेला से हत्या करा दिया। 1602 में अबुल फजल की हत्या हो गई। तो ये आपके जहांगीर के समय के जो विद्रोह हैं और इनके समय के। इसके बाद जो जहांगीर के राजारोहण के बाद जो बातें कही गई थी, जो अध्यादेश जारी किए गए थे, उनको ध्यान रखिएगा। उनकी मुख्य बातें कुछ जहांगीर के समय में कुछ विजयें हुई थी, जिसमें उसने असम कामरूप की विजय इसी समय की गई थी, कांगड़ा की विजय इसी समय की गई थी, और जो है आपका ये मेवाड़ भी इसी समय अधीनता स्वीकार किया था। हालांकि चित्तौड़ किले को पूरा मेवाड़ का राज्य अमर सिंह को दे दिया गया, लेकिन उन्हें कहा गया था कि चित्तौड़ के किले की आप मरम्मत न करवाएंगे। हालांकि बाद में अमर सिंह ने राजकुमार करण को गद्दी सौंपकर खुद सन्यासी बन गए थे। जहांगीर के समय में दक्षिण में भी कुछ अभियान किए गए थे। दक्षिण के अभियानों में अहमदनगर की विजय पूरी नहीं हुई थी। अहमदनगर की विजय के लिए कई अभियान भेजे गए, जिसका एक महत्वपूर्ण अभियान आपका 1620 का था और 1517 का था। 1517 अभियान के समय बीजापुर के शासक अली आदिल शाह बीच बचाव करके जहांगीर और अहमदनगर के बीच समझौता करा देते हैं और 1517 में ये संधि हुई। इसी संधि के पश्चात खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। शाह की उपाधि उसे मेवाड़ विजय के पश्चात दे दी गई थी
और जब अहमदनगर से 1617 की संधि हुई तब उसमें उसे शाहजहां की उपाधि दे दी गई। हालांकि इस संधि मलिक अंबर वहाँ का प्रधानमंत्री था, इस संधि को बहुत दिनों तक नहीं माना। 1620 में वह पुनः उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बाद में फिर खुर्रम द्वारा इस पे अभियान किए गए और अंततः फिर 1621 की संधि हुई, जिसमें गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर तीनों के साथ संधियां हुई थी। ठीक, तो अबुल फजल की हत्या हो गया 16। सबसे पहले किस अकाल में कंपनी सरकार ने अकाल पीड़ितों की सहायता कार्य आरंभ किया? सबसे पहले किस अकाल में कंपनी सरकार ने, कंपनी की सरकार थी उस समय, अकाल पीड़ितों की सहायता कार्य, अकाल पीड़ितों को सहायता देने का कार्य किया गया? 1770 का बंगाल अकाल, 1781 मद्रास सूखा, 1792 मद्रास अकाल, 1803 उत्तर प्रदेश अकाल, आधुनिक उत्तर पश्चिम प्रांत का अकाल था। तो ये आपका सबसे पहले सहायता का जो किया गया वो 1792 मद्रास अकाल के समय। इस अकाल के समय तो ये देखने को मिला कि ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने सस्ते मूल्य पर चावल खरीदा और महंगे मूल्य पर चावल को बेचा। अकाल का फायदा ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने उठाया था इस अकाल में। सबसे पहला जो सहायता कार्य किया गया वो 1792 मद्रास अकाल। इस अकाल में भी करों में छूट दी गई, कर में छूट दी गई, ऋण दिए गए लोगों को, और लेकिन जो पीड़ित थे उनके सहायता के लिए धर्मार्थ संस्थाओं के ऊपर छोड़ दिया गया उन्हें। ठीक, लेकिन कर में छूट और ऋण की बात यहाँ, ये दो चीज़ें यहाँ दी गई थी। ठीक, किस अकाल को महान अकाल की संज्ञा दी जाती है? किस अकाल को महान अकाल की संज्ञा दी गई है? अभी बात हुई थी इसकी। महान अकाल की संज्ञा 1896-97 का जो अकाल है, जिसकी जो पूरे भारत में थोड़े थोड़े अंश में सभी जगह इसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन सर्वाधिक तीव्रता जो थी वो मध्य प्रांत में थी। सर्वाधिक तीव्रता मध्य प्रांत में थी। तो 1896-97 का अकाल आपका महान अकाल की इसे संज्ञा दी जाती है। ये जो 1770 वाला अकाल था बंगाल वाला, कर्टियस इस समय गवर्नर है बंगाल का। ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है कि इस समय गवर्नर कौन है, तो कर्टियर गवर्नर है। और यहाँ माना जाता है कि लगभग 1/3 जनता बंगाल की इसमें समाप्त हो गई थी। और यह भी कहा जाता है कि इस अकाल में कुछ लोगों ने आटे में मनुष्यों की हड्डी को, चूर्ण को मिला के बेचा था। ठीक, तो बहुत ही विभत्स अकाल ये भी था। 1881 में शुरू किए गए पत्र केसरी का प्रथम संपादक कौन था? 1881 में 2 पत्र आपके हैं, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा 2 पत्र हैं 1881 में। केसरी जो है ये आपका मराठी में है और मराठा अंग्रेजी में है। इसके प्रथम संपादक केलकर हैं, इसके आगरकर हैं। बाद में 1888 में विरोध उत्पन्न हो गया आगरकर के साथ तिलक का, और 1888 में इन दोनों पत्रों पर तिलक का अधिकार हो गया और आगरकर ने सुधारक नामक पत्र, आगे चलकर सुधारक नामक पत्र प्रकाशित किया। तो इस प्रश्न का आंसर केलकर है। ठीक, आगे चलें। कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी निम्न में से कौन सा पत्र निकालती थी? कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का गठन किया गया था ब्रिटेन में। भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश लोगों या ब्रिटिश विधायिका के लोगों को बताने के लिए।
तो उस कमेटी ने कौन सा पत्र निकाला था, किस पत्र के माध्यम से वो कार्य कर रही थी कमेटी? तो ये कमेटी जो कार्य कर रही थी, इंडिया नामक पत्र, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये पत्र आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा का है, जब ब्रिटेन गए थे। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट के पत्र हैं, ठीक। होम रूल के समय होम रूल का प्रचार इसके माध्यम से किया गया था 1415 में। ये एनी बेसेंट ने, इसे पहले मद्रास स्टैंडर्ड बोला जाता था और इसे न्यू इंडिया के नाम से एनी बेसेंट ने पुनः शुरू किया था। तो इसका आंसर इंडिया है। किसने कहा था कि किसी भी देश की भलाई तभी होती है जब करोड़ों गुणवान लोग अपने देश के लिए अपनी जिंदगी की परवाह न कर युद्ध क्षेत्र में तलवार की धार से मौत का सामना करते हैं? किसने कहा था कि किसी भी देश की भलाई तभी होती है जब करोड़ों गुणवान लोग अपने देश के लिए अपनी जिंदगी की परवाह न कर युद्ध क्षेत्र में तलवार की धार से मौत का सामना करते हैं। तो इस कथन दामोदर हरि चापेकर, ठीक, कांग्रेस के मंच से कब से एमजी रानाडे सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किए थे? सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन एमजी रानाडे ने कब से शुरू किया था? ये सोशल कॉन्फ्रेंस जो की जाती थी कांग्रेस के मंच से ही, सामाजिक सुधार संबंधी सम्मेलन भी किए जाते थे, उसकी शुरुआत एमजी रानाडे द्वारा की गई थी। और बाद में इसका विरोध तिलक ने किया था। 1895 में इसका प्रबल विरोध किया गया और चापेकर बंधुओं द्वारा कहा गया कि अगर आगे से इस तरह का आयोजन कांग्रेस मंच से होगा तो पंडाल में आग लगा दी जाएगी। तो इसके बाद ये आयोजन कांग्रेस मंच से बंद कर दिया गया था। यह कार्य शुरू किया गया था 1887 से। गोखले कब से कब तक कांग्रेस मंच से दूर रहे? गोखले कब से कब तक कांग्रेस मंच से दूर रहे? कांग्रेस मंच पे आए ही नहीं। इतना दुष्प्रचार, इतना अपमानित किया गया था गोखले को बेलवी आयोग के समक्ष। उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कह दी थी और जब उसको साबित करने की बात कही गई तो उनके गुरु जो रानाडे थे उन्होंने उन्हें सलाह दी कि ऐसा कह दो कि हमें गलत सूचना दी गई थी। यह बात कह के वो अपना छुटकारा ले लिए। तो इसकी तिलक के समर्थकों ने गोखले की बहुत खिंचाई की। तो 1897 से 1903 तक गोखले कांग्रेस के मंच पे नहीं आए, ठीक। कांग्रेस अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी कब से प्रारंभ की गई? कांग्रेस अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी कब से प्रारंभ की गई? तो कांग्रेस अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई जाती थी। जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनको बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। तो यह प्रदर्शनी कब से शुरू की गई थी? तो यह प्रदर्शनी 1901 अधिवेशन से शुरू की गई थी और ये लगातार होती थी। पहली भारतीय औद्योगिक सम्मेलन, भारतीय उद्योगपतियों का जो सम्मेलन हुआ था वह 1905 में बनारस में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस दिन राखी दिवस मनाने का सुझाव दिया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन की बात 1903 में ही की जा रही थी कि बंगाल विभाजन किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि 1903 में इसका बहुत विरोध हुआ। तो कांग्रेस बैकफुट पे आ गई, सरकार बैकफुट पे आ गई और लोगों को यह जताया जाने लगा कि यह विभाजन का जो विचार था यह त्याग दिया गया है। लेकिन पुनः 1905 में यह बात सामने आई। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के समाचार पत्रों में बंगाल विभाजन की बात जब छपी तब लोगों में फिर उत्तेजना हुई।
7 जुलाई को सरकार ने भी औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि बंगाल विभाजन प्रस्तावित है। बाद में इस